Hi students, so IJP World here welcome you all in behalf of our new topic surface chemistry. So आज हम सरफेस केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे और क्वेश्चन से और टॉपिक से सबसे ज़्यादा है। ये मैंने 10 ईयर की एनालिसिस से बनाया है जो कि सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स पर बेस्ड है और कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं और ये टॉपिक जो मैं बताऊंगा अगर इन टॉपिक्स को भी आप कर लेते हो तो आप 80+ तो आराम से स्कोर कर लोगे अपने इस चैप्टर पे। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, ऑल थ्रू ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट यार किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले वो है क्या ये चीज समझना ऑलमोस्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सरफेस यानी होता है एक फेज बोल सकते हो या फिर एक बॉडी की प्लेटफॉर्म बोल सकते हो और केमिस्ट्री यानी उस पे जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल जो भी होगा वो उसके केमिस्ट्री यानी उनके बीच में जो अट्रैक्शन, रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ये सारी की सारी फिनोमिना जो यहाँ परफॉर्म हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बाद रिपल्सन फोर्स, ये सभी की स्टडी हम सरफेस केमिस्ट्री पे करते हैं। यानी सरफेस या प्लेटफॉर्म पे होने वाली पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन, एडजॉर्प्शन, कोलिजन, सारी की स्टडी को हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये चीजें पॉइंट क्लियर होगा। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही इसमें हम आज पहला लेंगे। इस मेनली ये 3 टॉपिक्स में होने वाला है पूरा का पूरा लेक्चर जो कि हम कंक्लूड करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि पहला टॉपिक में हम एडजॉर्प्शन को करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर भर से जो टॉपिक गेन करता है मार्क्स और क्वेश्चन जिससे आते हैं वो होता है आपका कोलाइड्स। कोलाइड से सबसे ज्यादा पॉइंटिंग गेन करता है मेरे हिसाब से। मैं तो इसे 50% देखता हूं कि पूरे के पूरे अगर 3 टॉपिक्स इसमें हैं, एक और टॉपिक है इसमें एंजाइम या कैटलिस्ट बोलो, ये दोनों कैटलिस्ट के अंदर ये एंजाइम आते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो इसमें आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा करीब 50 to 60% वेटेज इसी का है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कोलाइड टॉपिक से। मैं सिर्फ सीबीएसई की नहीं बात कर रहा हूँ, सीजी बोर्ड जो कि मेरे रिलेटिव में हैं जो पढ़ते हैं, इसीलिए मैं उनके एनालिसिस किया और कुछ अदर स्टेट्स के भी मैंने क्वेश्चंस देखे। तो इस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऑल ओवर एडजॉर्प्शन एंड एंजाइम्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस है बट हम इन्हें भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं इनसे भी आ जाए, ठीक है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल लेंगे। हमारा टोटल 3 लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम एडजॉर्प्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कोलाइड्स और इसके बाद कैटलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक मान के चलो कि पूरा का पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 लेक्चर पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। पहले तो लेक्चर पे मैं एडजॉर्प्शन के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टाइप्स के टॉपिक्स कवर करूंगा जिसके थ्रू क्वेश्चन आता है। उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी लेक्चर पे। और नेक्स्ट लेक्चर जो इसी के ऊपर आएगा वो एडजॉर्प्शन के पूरे 10 साल का एनालिसिस क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियोज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम कोलाइड्स करेंगे, कोलाइड्स की टॉपिक गेन करेंगे, एक में कुछ क्वेश्चंस भी साथ ही करते चले जाएंगे और नेक्स्ट में हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। तो टोटल करके 6 लेक्चर्स आएंगे 6 वीडियोस पर। मैं इसे 3 लेक्चर्स मानूंगा क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उसी के साथ इंक्लूडेड है। पर मैं आपके लिए सेपरेट करूंगा ताकि आप इन टॉपिक्स को अलग से अपने टाइम के अकॉर्डिंग कवर कर सको। चलो तो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सो क्लियर है। अब आज का टॉपिक अपना एडजॉर्प्शन चालू करते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक तरीके का साफ सुथरा भाषा में बोलेंगे तो सरफेस फिनोम होता है, सरफेस फिनोमिना होता है।
ठीक है, सरफेस फिनोमिना बोलने का मतलब है कि ऐसा टाइप का फिनोमिना या ऐसा टाइप का प्रोसेस जिसमें क्या हो, अपना केमिकल्स रिएक्शन या जो अपने पास सरफेस केमिस्ट्री हो रहा है, यानी इसकी अट्रैक्शन रिटेंशन हो रहा है, वो ऑन दी सरफेस हो, तो इसलिए अपन इसे सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। देखो तो एड्सॉर्प्शन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस फिनोमिना। इसका लिख दूं क्या तो आपको ज्यादा समझ आएगा, एज बोल दिया व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, तो इसको भी आप हैंडल कर सकोगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस फिनोमिना इन विच पार्टिकल्स or substance it is a type of surface phenomena in which particles or a substance present on surface get attracted or retained by each other, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बट नॉट गेट एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है सरफेस फिनोमिना, और इसको आप टू द पॉइंट यूज कर सकते हो अपने आंसरिंग के लिए भी। तो सरफेस एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स और सब्सटेंस जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनकी या तो रिटेन करेंगे, यानी अलग दूर दूर भागेंगे, या तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे, बट ये क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब होने का मतलब है सरफेस के अंदर चले जाना। तो देखो यार, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाता है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, तो आप ये चीज समझा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से उठ के आता है, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एक बात समझ लेते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन तो अपन ने समझ लिया, इसको और थोड़ा सा आपको समझाऊं क्या, चलो। तो दोनों में अगर डिफरेंस समझ आएगा, लिख लियो ना इसको स्क्रीनशॉट, चलिए जी अब समझते हैं इसकी थोड़ी सी और केमिस्ट्री, यानी इन दोनों को और थोड़ा डिटेल में। जैसे कि मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन, ये मेरे पास एक क्या है, एक इतना बड़ा मान लेते हैं मेरे पास सरफेस है। अब इस सरफेस पे मैं कोई पार्टिकल रखे दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इस तरीके से पार्टिकल रखे दे रहा हूं। अब एक और इसी तरीके का सरफेस बनाते हैं, ये दोनों ही कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें अपन क्या ले रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, उसमें पानी रख देते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो ऑन दी सरफेस से प्रेजेंट होगा। आप इसी ब्लैक व्हाइट बोर्ड को और इस मार्कर को इसका एग्जांपल ले सकते हो। कैसे कि ये सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, क्या ये व्हाइट बोर्ड के अंदर तक जा रहा है, मैं ऐसे मार्कर से कुछ भी लिखता हूं तो क्या ये व्हाइट बोर्ड के अंदर तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी ये सिर्फ ऑन दी सरफेस प्रेजेंट है, और इसे मैं जब चाहूं तब रिमूव कर देता हूं। हो गया, मतलब अगर ये अंदर तक चला जाता, अगर ये इस सरफेस के अंदर तक चला जाता, एकदम डीप एम्बेडेड हो जाता, तो मैं इसको रब भी करने की कोशिश करता तो नहीं होता। जैसे कि आप ये इसका देखो, ये हो जाएगा आपका इसका एग्जांपल, किसके, एब्जॉर्प्शन। यहां एब्जॉर्प्शन हुआ, पूरा अंदर तक चला गया है, क्या पेंट अंदर तक दीवार के चला गया, ये आसानी से रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल आ जाएंगे आपके एड्सॉर्प्शन के अंदर, यानी ऑन दी सरफेस। इनके जो अपन ने इंक लिखा है ये भी तो एक तरीके से पार्टिकल से ही बना हुआ है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में अटेनिंग और रिटेनिंग हो रही है, या तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या तो रिटेन कर रहे होंगे, बट ये
अंदर तक नहीं जा रहे हैं, यानी ये सिर्फ सरफेस पे होगी। इस फिनोमिना को अपन सरफेस फिनोमिना भी बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अलग है इससे, ये एक तरीके से बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। बल्क फिनोमिना बोलेंगे तो यानी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ये क्या है, शुगर प्लस वाटर है, ठीक है, शुगर प्लस वाटर है। तो ये मान लेते हैं मेरे पास एक शुगर का क्या है, क्रिस्टल है शुगर का। अब होगा क्या, चारों तरफ से मैंने इसको वाटर में डाल दिया, इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया। तो आप देखोगे जैसे ही वाटर में जाएगा तो ये चारों तरफ से इस पे अटैक किया जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से अटैक करेंगे, और ये इस टाइप के पूरे व्यू आपको बल्क फिनोमिना का शो करता है। यानी एक शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। अब बाद में वाटर को और शुगर को अलग अलग कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके के फिनोमिना जहां एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पूरी तरीके से अंदर तक चला जाए, इम्बेडेड हो जाए, अंदर तक इम्बेडेड हो जाए, उसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अब इनको थ्रू अपन डिफरेंस से भी समझेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो एक चीज, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्योंकि आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो एक बार अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं इसको रब करके समझाता हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी, और आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब उससे पहले, डिफरेंस समझने से पहले एब्जॉर्प्शन की एक और खास बात है, उसको समझ लेते हैं, फिर अपन दोनों के बीच में खेलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी a प्लस बी गिव्स मी c बोलता हूं, तो ये a प्लस बी मेरे लिए क्या आ जाएंगे, सही बोला आपने, रिएक्टेंट हो जाएंगे a प्लस बी, ठीक है। a और b यहां रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो एक और a और b, यहां a किस तरीके से अपने को बिहेव करेगा, यहां a एज अ फॉर्म अपने पास प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट, और मैं इसे मान लेता हूं सल्यूट, और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। अब कोई भी रिएक्शन पूरी होती है अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं रिएक्शन में, देन वो क्या देते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सभी रिएक्शंस के लिए यही होता है। हाँ, कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्शंस रिएक्शंस हैं जिसमें अगर कोई एक चीज भी प्रेजेंट हो तो भी रिएक्शन हो जाती है। आप बोलोगे कैसे, मान लेते हैं मेरे पास सॉल्वेंट बस प्रेजेंट है, यानी वाटर बस प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर बस प्रेजेंट है। अब बोलोगे इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट बना के मैं दिखा सकता हूं। कैसे दिखा सकता हूं, मैं इसमें एज अ हीट बस प्रोवाइड कर रहा हूं। हीट थोड़ी ना कोई क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट थोड़ी ना है, ठीक है। हीट प्रोवाइड करने के बाद ये वाटर क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। या तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो H प्लस और प्लस OH माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं, सभी के लिए जरूरी नहीं है, बट आयोनाइज्ड हो गया तो एक तरीके से मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एक के साथ ही हो सकता है कहानी, बट अपन उन सभी केसेस को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अपन इस केसेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां अपने सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स मी प्रोडक्ट की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अब एड्सॉर्प्शन के लिए इसी दोनों टर्म्स को एक स्पेशल टर्म से कहा जाता है। सल्यूट को अपन बोलते हैं यहां पास ADSORBATE, एड्सॉर्बेट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, ADSORBENT। तो दोनों में डिफरेंस समझ के रखना जरूरी है। एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, सॉल्वेंट आर सेड टू बी एड्सॉर्बेंट एंड सॉल्यूट आर सेड टू बी एड्सॉर्बेट। अगर आपको इसको थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज आप जान सकते हो कि एक एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट सिमिलर है थोड़े बहुत, ठीक है, बट अपन इसमें कंफ्यूजन अगर आपका हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, बेट एंड बेंट, इस वर्ड को याद रख लो, बेट एंड बेंट, ठीक है। बेट, बेंट यानी ही होता है क्या, सरफेस। बेंट का अनदर फॉर्म अगर मैं बोलता हूं आपको
तो इसका मतलब होता है सरफेस, और वेट यानी होता है पार्टिकल। एक तरीके से आप समझ सकते हो, होता नहीं है पर पार्टिकल्स अपन बोल सकते हैं। तो जो अपने पास सरफेस होगा, क्योंकि अपन एक चीज जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या है, एक तरीके का सरफेस फिनोमिना है, यानी इसके लिए एक सरफेस की तो रिक्वायरमेंट है ही है। इस तरीके का सरफेस, सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस या गैसियस सरफेस कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं सॉलिड सरफेस की बात, देख सरफेस आपको रिक्वायरमेंट है यही है। तो एड्सॉर्बेंट यानी होता है सरफेस, या फिर मैं इसको आपको डिटेल में लिख दूं क्या, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, फिर भी चलो लिख लो। क्या होता है एड्सॉर्बेट, इट इज अ सरफेस ऑन विच एड्सॉर्बेट लाई, ठीक है। ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें एड्सॉर्बेट लाई करता है, यानी प्रेजेंट रहता है। समझ आ गए, इजी है। एड्सॉर्बेट क्या होता है, वो पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करेंगे, इस एड्सॉर्बेट के सरफेस पे लाई करेंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखो, द पार्टिकल्स विच लाई ऑन द एड्सॉर्बेंट आर सेड टू बी एड्सॉर्बेट। फिर से बोलो, द पार्टिकल्स विच लाइज ऑन एड्सॉर्बेंट आर सेड टू बी एड्सॉर्बेट। और दिक्कत नहीं है यार उतना, ठीक है। एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इन डिटेल इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं ताकि आपके क्लियरेंस और ज्यादा बढ़े और मुझे भी और ज्यादा मजा आए। आप देखो ये पार्टिकल्स और सरफेस, अब हमारे पास जो भी रिएक्शंस होगी हम इसी दो चीजों को कंक्लूड करेंगे। तो एड्सॉर्बेट एक एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्प्शन के लिए, अब जब ये और ये प्रेजेंट हो गए तभी हमारे पास कोई रिएक्शन कंप्लीट होकर के कुछ प्रोडक्ट पी आ सकता है, ठीक है। और एक के एब्सेंस में दूसरी नहीं होगा कहानी। तो ये आ गया, हो गया, लिख लिए। तो अब समझना चालू करते हैं बेसिक टर्म्स को। क्लियरेंस होने के बाद अपन इन दोनों में डिफरेंस और कहानी भी। तो देखो आपका पहला डिफरेंस तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि जो आपने अभी जस्ट सुना, क्या सुना है कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है, फिनोमिना होता है, और ये क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। ये पहला आ जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आता है एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में, दैट एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी या तो अट्रैक्टिंग होती है, उनके बीच में अट्रैक्टिंग होगी या तो रिटेनिंग होगी, दूर भागेंगे। बट इंपॉर्टेंट है, बट इनसाइड सरफेस नहीं जाएंगे, सरफेस या मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, बट इनसाइड सरफेस और मॉलिक्यूल्स डज नॉट मूव, ठीक है। लिख लेना इसको, ये यहां का डज नॉट मूव, अंदर नहीं जाएंगे। बट इसमें यही इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें होगा क्या कि जो हमारे पास पार्टिकल्स रहेंगे या फिर सॉल्वेंट बोल दिया, सॉल्वेंट के सरफेस के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर इनसाइड मूव करेंगे। समझ आ गई, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इनसाइड मूव करेंगे, या फिर आप इसी को यह लिख सकते हैं, सॉल्यूट मूव्स इनसाइड दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप के अपना सॉल्यूशन को, प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। इसके तीसरा पॉइंट, ये जनरली 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। ज्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो अपन इतना पॉइंट भी लिख देंगे तो काफी है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स लिख लो। एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल आपके पास यही, जैसे कि चॉक इन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। या फिर इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूं, तो आप इसका क्या लिख सकते हो, वाटर इन ग्लास, ठीक है, इसके हाँ भाई फलकम एग्जाम्पल नहीं, अल्कोहल इन ग्लास, कुछ भी है, ठीक है। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, शुगर इन वाटर, वाटर इन शुगर, वाटर इन शुगर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो इस तरीके की आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं एक लिख देता हूँ सॉल्ट इन वाटर, या बहुत सारे जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इथेनॉल C2CH3CH2OH प्लस क्या ऐड कर देता हूँ इसमें, HCl ऐड कर देता हूँ, यानी इथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ एसिड ऐड कर देता हूँ। तो ये भी एक टाइप का सरफेस रिएक्शंस हो जाएगी, और इसमें पूरी तरीके से क्लोरीन अंदर चल देगा, तो CH3CH2 और ये OH की जगह यहाँ Cl आ जाएगा, और यहाँ आपका H2O बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्लोरीन आपका इनसाइड चला गया, तो ये अब यह इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, नोट इट डाउन। एग्जैक्टली, दैट इज द गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एनी डाउट अगर आपको आता है इन केस किसी भी टॉपिक्स में, तो आप फ्रीली कमेंटेड हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपन यहाँ अंदर इसीलिए बैठे हैं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट चीजें आती है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, बस इतना ही है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल आपको अगर चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो, वैसे तो टाइम नहीं है, एग्जाम के आने वाले हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर किसी को डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना होगा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिनको अपन ने इससे डिटेल लिया है। हम इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो। आप देखते हैं यार कुछ इसके और रिलेटेड टॉपिक्स। देखो, एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ ऐसे फिनोमिनास भी हो सकती हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, यानी एडजॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन, यानी आप क्या कोई एक ऐसा एग्जांपल मुझे बता सकते हो जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो? देखिए, दोनों एक साथ हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, ले लिया, चलिए जी। नाउ इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करता हूं, ईथर फिल कर देता हूं, ठीक है, ड्राई ईथर ले लेता हूं। ड्राई ईथर में वाटर ऐड कर देता हूं, तो इसके कारण क्या होगा, वाटर प्लस ईथर अपना एक क्या दे देगा, एक्वस ईथर दे देगा आपको। समझ आई? एक्वस ईथर आपको यहां क्या मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज जो आ रही है, ये जो लिक्विड ईथर है पूरे भरा हुआ है, क्या ये ग्लास की जो सरफेस है, ग्लास की सरफेस है, उसके अंदर तक आ जा रहा है क्या? ये चीजें नहीं आ रही है। सिर्फ ये जो वाटर और ईथर है ये ऑन दी सरफेस प्रेजेंट है, अंदर नहीं आ रही है। ये चीजें ऑन दी सरफेस जरूर प्रेजेंट है, बट अंदर तक ग्लास, इतनी मोटी अगर ग्लास है तो इस ग्लास के बाहर इधर साइड पूरा प्रेजेंट होगा, बट इस ग्लास के अंदर एक भी नहीं आ पाएगा। तो यहां जो हो रहा है आपका क्या आ रहा है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इस सरफेस पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। तो दोनों चीज में डिफरेंस। इसी तरीके से आपके घर पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ एग्जांपल्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलिए, उससे काफी आपके जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो इस प्रोसेस को जहां एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हो, उसे अपन सरप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी चेक कर लेंगे यार, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है,
बट आई थिंक सो उसको सरप्शन ही बोलते हैं, ठीक है, सरप्शन ही बोलते हैं, बट स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी चेक कर लें। चलिए जी, अब एक और ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं जहां पास ये सारी की सारी चीजें आपको उल्टा हो, यानी एड्सॉर्प्शन का उल्टा क्या हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन, जहां एड्सॉर्प्शन में क्या कुछ एक सरफेस प्रोडक्ट बनता है, सरफेस फिनोमिना शो देखने को मिलती है, तो इसका अगर अपन क्या कर दें, एड्सॉर्प्शन में कैसे होता है, ये होता है आपका एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट जब मिक्स होते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, एक एड्सॉर्प्शन का एक प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं इन दोनों को अलग करना चाहूं, यानी ये मेरे पास अगर मान लो सरफेस है, इस सरफेस में ये कुछ लिखा है, अब इस सरफेस से मैं इसको अलग निकाल लेना चाहता हूं, ये ब्लैक ब्लैक जो नेट दिख रहा है आपको, इसको अलग इनको निकाल लेना चाहता हूं और सरफेस अलग, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे ये अलग अलग हो जाएं? जी ठीक है, प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अपन डिसॉर्प्शन बोलते हैं, DESORPTION, डिसॉर्प्शन। What is desorption? Desorption is basically a reverse of adsorption, or simply we can also say it as desorption is a process in which we can separate adsorbate and adsorbent. Is a process in which we can separate adsorbate and adsorbent. Adsorbate and adsorbent को अलग कर सकते हैं, सो डिसॉर्प्शन कहते हैं। अब देखो एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन जाते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जब एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन जाओगे, जब भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है उस समय आपका बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है, बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है, करीब करीब 200 किलो जूल से 400 किलो जूल तक एनर्जी लॉस होता है। किलो जूल बोल रहा हूं भैया, बहुत ज्यादा है, इतना एनर्जी यहां लॉस हो जाती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म में फॉर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो पुराना यही, अगर मुझे इसकी जो एनर्जी थी मान लेते हैं, इसकी एनर्जी कितनी थी x मान लेते हैं और इसकी एनर्जी y मान लेते हैं, ठीक है, और सॉरी इसकी भी x मान लेते हैं, इसकी x, अभी x इनिशियली शुरू में कितनी रही होगी, x प्लस 200, और इसकी भी कितनी रही होगी, x प्लस 200, मैं इनिशियली 200 लेके चल रहा हूं, तो इतनी एनर्जी शुरू में थी, बाद में प्रोडक्ट बनने पे इसकी x एंड प्लस x एनर्जी ही बच गई और बाकी ये एनर्जी इस सिस्टम में लॉस्ट हो गई। तो ये सिस्टम को अगर मुझे फिर से अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं तो इसके पास भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए फॉर अ स्टेबल रिएक्टेंट बनाने के लिए, फिर से एज अ इंडिविजुअल जो जैसे कि पहले के पहले थे, ठीक है। तो मुझे उतनी ही सिस्टम में अब हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बना रहे थे उतनी हीट निकल गई थी, तो वापस अगर उसको वापस इसी फॉर्म में लाना है तो उतनी हीट अपने को अलग से ऐड करनी पड़ेगी, यानी यहाँ डेल एच मुझे ऐड करना पड़ेगा, और जब मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स करूंगा तो डेल एच फिर से क्या होगा, और डिसॉर्प्शन से अगर आप एड्सॉर्प्शन में जाते हो तो ये प्रोसेस में फिर से हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यानी आपके पास एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस का प्रोडक्ट आ गया। अब उसको प्रोडक्ट को ब्रेक करोगे तो आपका क्या होगा, ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एनर्जी और ज्यादा आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, यार इसमें ऐड करो सप्लाई करो, ऐसा टाइप का। तो आपका डिसॉर्प्शन प्रोसेस से ये और ये यहां मिल जाएंगे। अब इस वाले को इसको फिर से ये बनाना है तो यानी यहां हीट फिर से लॉस होगी। और इजी कर दूं, समझ नहीं आया तो भी एक बात सुन लो, यहां याद रखना, आप ए से कहां जा रहे हो, डी, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ABCD, तो ए से जब डी जाओगे तो आप इसे समझ के चलना हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में वो करेगा, और डी से जब ए में आओगे यानी जस्ट इसका उल्टा, तो आप क्या कर रहे हो, उल्टा पढ़ रहे हो ABCD, तो आप क्या जाओगे, नेगेटिव, तो
ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और डेल एच लगा देना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता तो नहीं है वैसे, बट एक आध साल बीचों बीच किसी स्टेट में आया है और सीबीएसई में भी एक बार आया है 10 सालों में। क्या है कि अगर हम एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन करते हैं तो हीट एनर्जी लॉस होती है, गेन होती है, ऐसा आया है। आजकल तो एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, तो उस पर जाने के टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को एकदम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट कहानी जो आती है इसी में और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, अब कहानी को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं इसी में, ठीक है। अभी एड्सॉर्प्शन से ही तो इतने सारे के सारे जो अपन ने किए ये क्वेश्चन विथ इंक्लूडेड थे, क्वेश्चन विथ इंक्लूडेड थे। एड्सॉर्प्शन को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। अब इससे अब यहां से क्वेश्चन उठना चालू होता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा होता है 2 टाइप में लिखे दे रहा हूं, और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन एडी बस लिखूंगा, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को अपन क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजी एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कीमीजॉर्प्शन भी बोला जाता है। फिजिजॉर्प्शन एंड कीमीजॉर्प्शन, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एक एक करके समझते हैं। तो ये एड्सॉर्प्शन के ही 2 टाइप्स आ जाएंगे जिनको अपन थोड़ा सा ले लेते हैं डिटेल में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बन जाए। फिजिकल और इधर साइड क्या ले लेता हूं, केमिकल ले लेते हैं, इसको बीच से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में मेन बेसिक यही आता है कि अगर फिजिकल है तो किस फोर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बोल रहे हैं अटेनिंग या रिटेनिंग होता है, तो किस फोर्स से जुड़ा हुआ है ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है, और यहां किस फोर्स से जुड़ा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेनली यहां जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की वो वीक वंडर वॉल फोर्स होगी, फोर्स होती है, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां प्रेजेंट होती है। और यहां फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां क्या एक तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होती है, जिसे अपन लैग्यूम्यूरल एनर्जी के फॉर्म में भी जानते हैं, या फिर आप इसे केमिकल एनर्जी बोल सकते हो, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड्स लाइक अपन इसका बोल सकते हैं कि जैसे कि एच बॉन्डिंग हो गया। अगर वाटर की सरफेस के ऊपर कर रहे हैं तो कई बार होता है ऊपर ऊपर से लेयर से एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है इन दोनों में कि हमने बात की थी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में एनर्जी का तो लॉस होता ही है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ही एनर्जी का लॉस करना, तो इनमें भी होगा ही। तो इसमें जो एनर्जी लॉस होती है वो करीब करीब 20 किलो जूल से 40 किलो जूल तक एनर्जी लॉस होती है, और इसमें जो एनर्जी लॉस होती है वो करीब करीब 200 किलो जूल से लेकर के कितना 400 किलो जूल तक एनर्जी लॉस होती है। मतलब इसमें इसका जस्ट सॉरी ये 400 लिख दिया, 40 है ना भाई, ठीक है, 200 से 40 सॉरी 20 से 40 और इसमें 200 से 400 जस्ट 10 टाइम बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन दोनों में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इन दोनों में से मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, आसान सी बात है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अपन मल्टी लेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं,
मल्टीलेयर क्या क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने एक बार ऐसे लिखा, ठीक है, अब इसके ऊपर चाहूँ तो मैं एक बार और ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बाद और चाहूँ तो एक बार और लिख सकता हूँ। यानी अगर मेरे पास ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इसका एग्जांपल ही लेकर के चलते हैं। मैंने इस बार एक बार क्या किया, रेड कलर कर दिया, रेड मार्कर से क्या कर दिया, व्हाइट बोर्ड मार्कर से कलर कर दिया। अब इसके ऊपर चाहूँ तो मैं फिर से ब्लैक मार्कर से कर सकता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टी लेयर एक के बाद एक फॉर्मेशन की जा सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इसमें मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं की जा सकती केमिकल में। क्यों नहीं की जा सकती मल्टी लेयर? क्योंकि रीजन एक आ जाएगा कि इसमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो मोर स्टेबल है, यानी सरफेस पे अगर अटेनिंग एंड रिटेनिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो कि जैसे कि अपन इसे क्या ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड ही ले लेते हैं। व्हाइट बोर्ड के अंदर जो व्हाइट कलर किया हुआ है वो किसका एग्जांपल आ जाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन का अंदर आ जाएगा, कीमीजॉर्प्शन का। कैसे? क्योंकि यहां जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या मैं इसको रब कर रहा हूं तो व्हाइट कलर मिटा जा रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा इसका बेस्ट एग्जांपल। तो इसमें मल्टी लेयर फॉर्मेशन आप इजीली कर सकते हो, बट इसमें मल्टी लेयर कैनॉट फॉर्म, कांट फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर अपन थोड़ा सा भी हीट अप्लाई करते हैं, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एडजॉर्बेट, adsorbate leaves the surface of एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ देता है। और इसका जस्ट वाइस वर्सा आप लिख लो, ठीक है, जस्ट अपोजिट उल्टा लिख लो। अगर इसमें छोड़ देता है, बट अगर इसमें थोड़ा सा हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लगाई करोगे तो सरफेस को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें 20 किलो जूल से 40 किलो जूल मान लेते हैं हम, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केमिकल के लिए भी फिजिकल के लिए भी। तो यहां जैसे ही ये एनर्जी पे आएगा तो ये सरफेस पे जो मैंने लेस लिखा है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, सरफेस को ऑटोमेटिक छोड़ देगी। बट अगर मैं यही परमानेंट मार्कर से लिख देता हूं इसी में, तो ये अगर मैं 20 से 40 किलो जूल अप्लाई करता हूं तो ये आसानी से सरफेस को लेफ्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? आसान था। चलिए जी, तो इसका वाइस वर्सा लिख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा किसी चीज में या किसी टॉपिक में समझने में दिक्कत होगी तो जरूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जी, ठीक है, रब कर दूं। अब नेक्स्ट इसी में कुछ इसका एग्जांपल्स चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं एग्जांपल्स को सजेस्ट करूंगा थोड़ा देर बाद, मैं एट अ टॉपिक के एंड्स में बताऊंगा ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए इन दोनों टॉपिक्स की, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा एक बेसिक ओवरव्यू जो इसका आप ले सकते थे। मैंने कुछ टॉपिक्स बताए ताकि आप इसका अच्छा खासा क्या कर सको, डिफरेंस बना सको फिजिकल और केमिकल के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे इस दोनों के डिफरेंस में आ जाएंगी, ठीक है। तो उनको हम वन बाय वन जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो एक एक करके लेंगे। अब नेक्स्ट चीजें आती है जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन की। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ाया था, या तो टॉपिक उससे आता है, कई बार पूछा गया है, या तो ये टॉपिक जो अभी मैं कराऊंगा इससे मस्ट आता है। क्या फैक्टर्स क्या हैं जो जो कि अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, 30 के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, देखो यार कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे कुछ और बेस्ट मेरे ही तरह कुछ अच्छे यूट्यूबर्स को मैंने कोलैब्स किया है अपने चैनल के साथ, जिनका लिंक मैं उन चैनल्स का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छा, अगर किसी को मैथ पढ़ना होगा तो एक अमित सर हैं हमारे ग्रुप में, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो आप उनके लेक्चर ज़रूर चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और काफ़ी बढ़िया है यार। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं, मैं उन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो असली में डिजर्व करते हैं टू बी प्रमोटेड। ठीक है, हम आपको लिए एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं आगे जा कर के, जो कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ये है हमारा मोटिव। तो चलिए, ऐसे टाइप्स के अगर आपको लेक्चर्स किसी के भी देखने को मिले, तो अगर मान लो आपके टॉपिक की नहीं है, अगर आप मान लेते हैं आप कॉमर्स के हो नहीं हो, ठीक है, आप बायो के हो और आपको कॉमर्स का कहीं एक टॉपिक मिल जाता है, अगर मान लेते हैं आपने गलती से देखा या अच्छा लगा आपको, तो आप जरूर उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड ही लगेंगे, बट उस 20 सेकंड में आगे वाले की हो सकता है 10 साल या 20 साल की मेहनत हो जाए, मदद हो जाए। क्योंकि अगर उसको वो टॉपिक अच्छे लगते हैं, कहीं उसको कंटेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आपके टॉपिक्स को देख करके अच्छा कंटेंट बिल्ड कर सकता है। तो मेरा यही बस मोटिव है कि आपको, मतलब मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि भैया शेयर ही करो, नहीं, टाइम है तो शेयर कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, बट ठीक है, चलिए जी, तो आप जरूर उन चैनल्स को, कुछ हमारे साथ फिजिक्स के और अलग से ग्रुप्स जुड़े हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। मेरे से अच्छा पढ़ाते हो फिजिक्स। ठीक है, कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और बस ज़्यादा वीडियोस के बीच में पढ़ाई के वक्त नहीं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और आप इन्हीं बातों के ऊपर सोचने लगते हो। ठीक है, और काफ़ी टीचर्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो फालतू, मैं उनको बोल नहीं रहा हूँ, बट यार पढ़ाई के बीच में फालतू की बातें करना, आई डोंट थिंक सो इट्स मैटर, या कोई काम का है। ठीक है, एक दो जोक मारना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा हो सकता है बोर फील कर रहा हो, तो थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट जरूरी है, बट आप पूरा ही पूरा कर देते हो, तो वैसे टाइप्स के टीचर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो चलो यार, अपन किसी को बोल नहीं रहे हैं, फिर भी पढ़ते हैं अपना। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और लेते हैं। इसमें एक फैक्टर आता है कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उस चीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि एक फैक्टर आता है आपका यहाँ टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थोड़ा थोड़ा हम इसको डिटेल में भी लेंगे। दूसरा फैक्टर आ जाएगा प्रेशर। तीसरा फैक्टर आ जाएगा एडसॉर्बेट किस प्रकार का है, यानी इसका नेचर क्या है। ठीक है, हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे जिनके नेचर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से एडसॉर्बेट, BENT, एडसॉर्बेंट का क्या नेचर है। इसके अलावा भी और कई फैक्टर्स है, बट हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये मेनली 4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये चीजें इंक्लूडेड होती है। अगर आपको उन सभी को डिटेल में देखना होगा तो मैं पुराने लेक्चर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप इजिली करके फॉलो अप करके देख सकते हो। उसमें मैंने पर टॉपिक्स को इन डिटेल लिया है, और वो भी अलग अलग लेक्चर्स में, तो आप वहां जाकर के कंक्लूड कर सकते हो। चलिए जी, तो टेम्परेचर पे बात करते हैं। उससे पहले आई थिंक सो हमें इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। तो देखो, अगर आपके पास गैस है, ठीक है, एक गैस है, एक लिक्विड है, और एक क्या है, सॉलिड है। ठीक है, GLS, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, 3 टाइप्स के आपके पास एलिमेंट हैं। तो आप अगर वो आपको क्या है उसके लिए एड्सॉर्प्शन फिनोमिना शो करना है, तो आप किस सब्जेक्ट को चूज करोगे। कई लोगों का आंसर होगा बिल्कुल सही,
कई लोग बोल रहे होंगे गैस को करो फिर लिक्विड को करो फिर सॉलिड करो, यही फॉर्मेट भी सही है। बट रीजन क्या है ये सही होने का? देखो गैस मोस्टली सबसे बेस्ट एब्जॉर्बेट माना जाता है, यानी जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होने की प्रॉपर्टी, यानी सरफेस पे सिर्फ प्रेजेंट होने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की होती है। ठीक है, यानी सरफेस पे प्रेजेंट रहने का प्रॉपर्टी गैस की होती है। उसी तरीके से अगर कोई और मॉलिक्यूल्स है तो वो अंदर तक जाने की कोशिश करेगा, बट गैस ऑन दी सरफेस भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, और जैसे कि लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड बेस्ट है, और सॉलिड तो एड्सॉर्ब होते ही नहीं है। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, इसको रख दिया, कुछ भी एड्सॉर्ब नहीं हो, क्या ये सरफेस पे रह गया? नहीं रहा। तो सरफेस सॉलिड तो एड्सॉर्ब होते ही नहीं है, सही बात है। तो यहां पास आपके सबसे ज्यादा गैस आ जाएगा, फिर लिक्विड। तो अगर आपके पास एड्सॉर्बेट गैस लिया जाए तो एड्सॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर गैस ना प्रेजेंट हो तो लिक्विड इन इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड में अगर कोई ऑप्शन देता है तो बेस्ट लिक्विड होगा, बट अगर तीनों देता है तो गैस सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एब्जॉर्बेंट में जाते हैं तो ये क्या होता है? उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपको सरफेस कैसा चाहिए? एकदम से ऐसा करके सॉलिड चाहिए। सरफेस जितना ज्यादा सॉलिड उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्बेंट का नेचर क्या होना चाहिए? सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अपना लिक्विड के लिए होता है कहानी, लिक्विड के लिए, फिर होता है गैस के लिए। सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड के लिए, फिर गैस के लिए। क्योंकि गैस में आप कोई भी चीज डालो एड्सॉर्प्शन एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा क्या? नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी सरफेस की तरह नहीं काम करते हैं, उनका कोई ना कोई फिक्स